बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को। तो ये थ्योरी पेश की थी 1900 में एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या किया, स्टडी किया। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस इसको कहाँ से मिल रही थी? हॉट ब्लैक बॉडी से, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। उसने इनको स्टडी किया और आप अपनी क्या पेश की, एक थ्योरी पेश की जिसका नाम क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बाकी डिटेल्स आप ख़ुद देख सकते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो थ्योरी थी इसके पास्टुलेट्स क्या थे? तो मेन जो इसके पास्टुलेट्स थे वो पहला पास्टुलेट ये था कि किसी भी बॉडी से एनर्जी जो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, बल्कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव्स के अंदर होती है, यानी स्मॉल पैकेट्स की शक्ल में होती है या पल्सेस ऑफ एनर्जी की शक्ल में होती है। और इस पैकेट ऑफ एनर्जी या पल्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं क्वांटा। क्वांटम सिंगुलर है, क्वांटा क्या है, प्लूरल। मतलब ये एक हॉट बॉडी है, इससे एनर्जी, लाजमी बात है, रेडिएशन क्या होंगी, एमिट होंगी। तभी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद डाउन हो जाता है। तो इससे जो रेडिएशन निकल रही हैं, तो ऐसे नहीं होता कि बस ये कंटिन्यूसली इससे रेडिएशन एक ही एनर्जी की निकल रही है, बल्कि पहले इससे कुछ पैकेट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद दूसरा निकल जाता है, उसके बाद तीसरा निकल जाता है। और हर एक की अपनी एनर्जी होती है। अच्छा, जब शुरू में इसका टेम्परेचर बहुत हाई है तो पहली बारी जो ये पल्स निकल रही है तो लाजमी बात है इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। कुछ वक्त के बाद जो बाकी एनर्जी निकलेगी, लाजमी बात है वो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ तक कि बॉडी क्या हो जाएगी, मुकम्मल ठंडी पड़ जाएगी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है क्वांटम या फोटॉन के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो कांस्टेंट एच लगा दिया और इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। ये पहले भी जिक्र हो चुका है, इसकी वैल्यू ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब करती है क्वांटम को या फोटॉन को मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट। क्या मतलब है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट। मतलब ये है कि एक क्या निकल रही है जी, एनर्जी निकल रही है, दूसरी फिर क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। अब ये बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है रेडिएशन, तो वो क्वांटाइज्ड होती है। असल मतलब इसका ये है कि उसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड। मसलन कोई भी एनर्जी है पहले वाले उसकी, तो अगर आप 1 पुट करें, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें, तो n या 1 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी तो कोई ख़ास एनर्जी आएगी। 2 पुट करें तो कोई और वैल्यू आएगी। 3 पुट करें तो कोई और वैल्यू आएगी। दरमियानी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, दरमियानी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ये बोहर मॉडल में मैंने आपको क्वांटम का कंसेप्ट ये उधर भी समझा दिया था, ठीक है ना। तो ये तीन क्या थे, इसके कंसेप्ट थे, तीन इसके क्या थे, पॉइंट्स थे। अब डेरिवेशन ऑफ कुछ ई इज़ इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ई इज़ इक्वल टू एच सी न्यू बार। आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको क्या करें जी, आप इसको साबित करें कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, एच सी न्यू बार के इक्वल है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ किसको कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं कोई भी जो वेव है, तो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है हमने पढ़ा है, ये क्रस्ट होता है, ये वाले क्या होते हैं, ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव यानी मुसलसल क्रस्टों के दरमियान फासला या ट्रफ्स के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाता है। और इसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। इसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम याद रखें 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के। ये तो रही बात किसकी, वेवलेंथ की। इसी तरह फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि एक पॉइंट से कितने वेव्स एक सेकंड में पास हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट है हर्ट्स। इसको डिनोट किया जाता है न्यू से। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। स्पीड या सी, स्पीड किसको कहते हैं कि वेव is the distance through speed or velocity of the wave is the distance through which a particular wave travels in 1 second। एक सेकंड में कोई वेव जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर,
जबकि कोई दरमियान में क्या ना हो, मीडियम ना हो। वेव नंबर किसको कहते हैं जी? वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल है, ये बिल्कुल उलट है किसका? वेव लेंथ का। वेव लेंथ का क्या, ये रेसिप्रोकल है। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल का मतलब है 1/λ के बराबर है ये, ठीक है। अब लेमडा का यूनिट देखें, वो मीटर में है या एंगस्ट्रॉम में है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर मीटर या पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। और याद रखें कि न्यू जो है वो इक्वल है 1/λ के, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो लेमडा की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से ये साबित कर रहा है कि E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। एच सी न्यू बार ये कैसे आया है? तो देखें यहाँ पे पहली इक्वेशन आपको पता चली कि न्यू बार जो है वो किसके इक्वल है? 1/λ, इसको याद रखें आप। दूसरी बात आपको क्या पता चली? फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जब फ्रीक्वेंसी के लिए आप साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट आपने लगा लिया सी, तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आ गई? सी ओवर लेमडा। न्यू इज इक्वल टू सी, आपने कांस्टेंट लगाया तो सी ओवर लेमडा आ गया। अब ई जो है वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। तो ई को आप क्या लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो आपको प्लांक्स ने कहा है। अब न्यू किसके बराबर है? तो देखें न्यू यहाँ से बराबर है सी ओवर लेमडा के, तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच अपनी जगह पे और C अपनी जगह पे, और 1/λ इस तरह लिख सकते हैं। और 1/λ अभी मैंने आपसे कहा कि इसकी इक्वल है न्यू बार की इक्वल है, तो ये यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको लाजमी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक्स रेज क्या होती हैं जी? एक्स रेज 1895 में 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट WC रोएंटजन ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। और कैसे डिस्कवर किया जी? ही ऑब्जर्व दैट, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं किसी हैवी मेटल पे, जिसको यूज़ किया गया है एनोड के तौर पर, तो सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशंस आर प्रोड्यूस, कुछ खास रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है। उन रेडिएशंस को इसने नाम दिया एक्स रेज का। क्या कहा हमने? आपने किसी हैवी मेटल को क्या बनाया? एनोड बनाया, और इसके ऊपर स्ट्राइक किए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से देखा कि कुछ रेडिएशंस क्या हो रही हैं? एमिट हो रही हैं। इन रेडिएशंस को नाम दिया गया किसका? एक्स रेज का, ठीक है। अब एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं? तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं, याद रखें। एक रोएंटजन मेथड, दूसरा कूलिज मेथड, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन, जिसको यूजिंग बीटाट्रॉन, यानी बीटाट्रॉन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं आप? एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स में एक ही मेथड है जिसका नाम क्या है? रोएंटजन मेथड। इसमें क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब है जो आपको फिगर में बताया हुआ है, ठीक है। ये फिगर है, ये बल्ब सा बना हुआ है गिलास का, इसके अंदर देखें ये एनोड लिया हुआ है किसका जी? उसी मेटल का, हैवी मेटल का। और यहाँ से देखें हाई वोल्टेज के साथ क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है एनोड और कैथोड को। तो जब यहाँ से कैथोड रेज, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो निकलते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस क्या हो रही हैं? पैदा हो रही हैं। इन्हीं का नाम क्या है? एक्स रेज। तो इसको आप डिटेल से ख़ुद देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना इसके अंदर प्रेशर रखा गया। तो प्रेशर इतना रखा गया, वोल्टेज 30,000 से 50,000 वोल्ट तक। तो जब कैथोड को क्या किया गया? हीटेड फिलामेंट की सूरत में लिया गया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे के इसको जब हीट किया गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? एमिट हुए, और वो जाके जब एनोड के साथ टकराए तो वहाँ से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, और इनको नाम दिया गया किसका? एक्स रेज का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्स रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपकी वॉइस है, तो वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हवा की ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन जो रेडिएशन ऊपर सन से आ रही हैं, सूरज से आ रही हैं, तो दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खला है, लेकिन वो फिर भी ज़मीन तक पहुँच रही हैं। तो इसका मतलब ये उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी रेडिएशंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक्स रेज जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं,
और इनकी जो वेव लेंथ की रेंज होती है वो ये होती है, इनका वेव लेंथ रेंज करता है 10⁻² एंगस्ट्रॉम से 10⁻² एंगस्ट्रॉम। या आप अगर नैनोमीटर में देखें तो आप ये वैल्यू देख सकते हैं 0.001 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। इनकी जी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। गैसेस को आयोनाइज करने की एबिलिटी है, ठीक है। फ्लोरीसेंस काज कर सकते हैं, NaCl साल्ट और गिलास पे अगर स्ट्राइक करवाएं। रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं और रिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, ये फिज़िक्स की टर्म है, आप बखूबी जानते होंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन भी इनकी हो सकती है और पेनिट्रेट कर सकती है, यानी आसानी के साथ किसी चीज़ को क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं किसकी, एक्सरेज की, या यूजेस पूछी जा सकती हैं, तो ये यूजेस आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की दो टाइप्स लिखी हुई है इन्होंने, एक का नाम है कंटिन्यूस, दूसरे का नाम क्या है, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। कंटिन्यूस एक्सरेज कौन सी होती हैं, कहते हैं ये अपीयर्स होती हैं तब जब एक इलेक्ट्रॉन प्रीवियसली एक्सेलरेटेड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफ्लेक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम ऑफ द एनोड। कहते हैं कि जब हाई स्पीड ऑफ हाईली एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस देके, जब वो क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए एक न्यूक्लियस से, टारगेट एटम ऑफ द एनोड, जो टारगेट एटम है जिसके ऊपर आप गिरा रहे हैं एनोड के करीब, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये किसका सबब बनता है, कंटिन्यूस एक्सरेज का सबब बनता है, ठीक है। कहता है कि दिस डिफ्लेक्शन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विच इज रिलीज्ड एज एक्सरे फोटॉन्स, ठीक है। ये आप देख लें ज़रा, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है, तो असल एक्सरेज ये इस तरह होती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आके जब टारगेट के ऊपर टकराता है तो टारगेट से यहाँ से रेडिएशंस काज होती हैं, इनको एक्सरेज कहा जाता है। अब ये एक्सरेज जो हैं ये कैसे बनती हैं, तो एक्सरेज ऐसे बनती हैं कि जो एनोड है हैवी मेटल का, तो लाजमी बात है वो बड़ा एक एटम है, उसके अंदर बहुत से नंबर ऑफ शेल्स हैं उसके एटम में। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है तो वो आके स्ट्राइक अगर करेगा इसको, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा। सिमिलरली यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, निकाल दे, या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। अब इस किसी भी अंदर के इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं। तो जब नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि ऊपर वाले शेल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं तो अपनी हाई एनर्जी जो है वो क्या कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं। और यही एनर्जी जो रिलीज करते हैं इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है क्या जी, एक्स रेज। अब देखें, अगर आपके पास पहले शेल से, देखें ये न्यूक्लियस है और पहले शेल से इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में है के, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आपने क्या करवा दिया, बाहर से आपने इलेक्ट्रॉन गिराया, उसने आगे यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ऊपर वाले शेल से अगर क्या आ गए जी, इलेक्ट्रॉन आ गया और इसकी क्या कर ली, वैकेंसी को फिल कर दिया, तो यहाँ से जो निकलेगा उसको कहा जाएगा के अल्फ़ा, के अल्फ़ा एक्सरेज। इसी तरह ऊपर वाले से आएगा तो उसको कहा जाएगा के बीटा, के गेमा। और अगर एल की वैकेंसी को फिल किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा एल अल्फ़ा, एल गेमा, एल बीटा। और ये पूरी सीरीज़ कहलाएगी के सीरीज़, और एल वाले को कहा जाएगा एल सीरीज़। तो ये आसान है, कंसेप्ट यही है, आप इसको डिटेल से देख लें भाई। ये साथ लिखा हुआ भी है, ये पूरा एक डायग्रामेटिकली इसने क्या किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। मोज़ले एक्सपेरिमेंट ये इतना अहम नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको देख सकते हैं मोज़ले लॉ को, कि मोज़ले लॉ क्या कहता है जी, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। और इसकी जो है ये इसकी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है कि अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है, ये आप देख लें। और इसके साथ जो है क्वांटम नंबर्स जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं शॉर्टली, ठीक है। तो ज़्यादा काम आपका है, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस अंदाज से आपसे सवाल पूछा जा सकता है।